हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जो कि महासागरीय जल संचलन से संबंधित है। अध्याय नंबर 13। तो आइए शुरू करते हैं। महासागरीय जल संचलन। तो महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। महासागरीय जल जो महासागरीय धाराएं और लहरें हैं वह क्षैतिज गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल दिन में 2 बार ऊपर ऊपर उठते हैं तथा नीचे गिरते हैं। महासागरीय जल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में 2 बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। जल का उत्प्रवाह और अवप्रवाह ये महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर जो गति है उसके प्रकार हैं, 2 प्रकार। अब बात करते हैं तरंगे। तरंगे तरंगे वास्तव में ऊर्जा है। तरंगे जो होती है वास्तव में ऊर्जा होती है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो वायु होती है, हवा होती है, जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के सहारे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं। वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। अधिकतर जो तरंगे होती हैं वायु के जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल में बहती है जब 2 नॉट या इससे कम समीर वाली शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं रिपल्स बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इसका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं, तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुले में बर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। अब आगे देखते हैं। एक तरंग का आकार, आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है। जो युवा तरंगे होती है वह अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है।
संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है, उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। अब यहाँ पे देखते हैं तरंगों की गति और जलीय अणु। तरंगों की गति एवं जलीय अणु। तो यहाँ पे देखिए कि दाहिनी ओर प्रगामी तरंगे, यह शीर्ष पतन, यह शीर्ष पतन जो ऊंचा उठा हुआ भाग है। तो यहाँ पे देखिए द्रोणिका उभार यहाँ पे है, यहाँ पे द्रोणिका उभार है। तो इस तरीके से तरंगों की गति एवं जलीय अणु को देख सकते हैं। तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है एवं तरंगे नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है और लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। अब देखते हैं तरंगों की विशेषताएं क्या है। तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त, वेव क्रेस्ट एंड थ्रू। तरंग एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। यह तरंग की विशेषता है। अब देखिए वेव हाइट यानी तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। यह हो गई तरंग की ऊंचाई। अब देखते हैं कि एम्पलीट्यूड, तरंग के जो आयाम है, एम्पलीट्यूड, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, तरंग आयाम जो होता है। अब देखते हैं वेव पीरियड, तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल होता है, इसे तरंग काल कहते हैं। अब देखिए वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है, इसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब वेव स्पीड यानी तरंग की जो गति होती है, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को हम तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में मापा जाता है। अब देखिए तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति यह एक सेकंड के समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। इसे हम तरंग आवृत्ति कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है ज्वार भाटा, इंपॉर्टेंट है बहुत। ज्वार भाटा तो चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। यानी जल का समुद्र में नियम से दो बार उठना और गिरना, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जलवायु संबंधी प्रभावों यानी वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी, सर्ज कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसकी आवृत्ति, परिणाम एवं ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ज्वार भाटा में इसका जो आवृत्ति, परिणाम और ऊंचाई होती है, इसमें बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसलिए जो है कि इसका अध्ययन बहुत जटिल है। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्री बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्री बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल दूसरी दूरी के कारण कम होता है। अब तब अपकेंद्री बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। तब अपकेंद्री बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। तो यह इसकी प्रक्रिया होती है। अब देखिए ज्वार उत्पन्न करने वाले बल, इन दो बलों के बीच का अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट
चंद्रमा के निकट वाले भाग में अब केंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यह अपकेंद्री बल प्रभावशाली होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज द्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई जो 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय अंतराल में। एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुंचे जो प्रायः वहां होते हैं, आप ज्वार देखना न भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं तो आप पाएंगे कि वहां से आपने शुरू किया था, वहां पहुंचने से पहले ही पानी आपके सिर से ऊपर होगा। जहां महाद्वीपी मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद एवं खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच या खाड़ियों तथा ज्वारनद के मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। अब देखिए ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्वार भाटा। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानिक एवं सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को इनकी बारंबारता एक दिन में 24 घंटे या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। तो यहाँ पे देखते अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल दैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरनल। तो यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है, जिसे हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अब देखते हैं दैनिक ज्वार, ड्यूरनल टाइड। इनमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। यह हो गया दैनिक ज्वार। अब मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड। मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। इसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। तो अब इसके हम आगे देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड्स। आधारित ज्वार भाटा। तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो इसे ही हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। अब देखिए बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार जो होता है अधिकतम होता है। इसको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय।
तो बृहद ज्वार जो होता है वह महीने में 2 बार आता है। एक तो आता है पूर्णिमा के समय और दूसरा आता है अमावस्या के समय। तो इसको हम याद रख सकते हैं। अब देखिए नीप टाइड्स यानी कि निम्न ज्वार। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस समय जो चंद्रमा सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दोगुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। चंद्रमा का जो आकर्षण इसलिए अधिक है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उसे हम उपभू असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्यतः सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी अपभू पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम में उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है यानी अपसौर प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है ज्वार भाटा यानी ईब कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। तो अब देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व। अब देखते हैं ज्वार भाटा का महत्व। क्या है ज्वार भाटा का महत्व? चूंकि पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों एवं मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वारनद मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिली डिसिल डिसिल्टेशन डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वारनद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति यानी कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक एक यानी 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं। अब देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। पहला प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है, दूसरा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्राथमिक करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा वायु, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियोलिस बल, पांचवा कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद यानी वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब देखते हैं पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की आवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडी जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। जो ठंडी जल धाराएं होती है महासागरीय वह तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धारा विषुवत वृत्त से सतह गर्म जलधारा विषुवत वृत्त से सतह के शांत सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर चली जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। अब यहाँ पे देखिए महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं के प्रकार तो महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा सरफेस करंट व गहरी जलधारा डीप वाटर करंट्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बहता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म एवं ठंडी धाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कि ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों से लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। जो ठंडी जलधाराएं हैं ठंडा जल जो है गर्म जल क्षेत्रों से लाती है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों से पहुंचाती हैं ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं महासागरीय धाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं तो प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं।
जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 13.3 में दर्शाया गया। तो अभी देख लेंगे पहले हम। अब देखिए महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क है। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहां एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा के रूप में होती है। ये ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अभी देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देखना है जो कि जलधाराओं से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि जो महासागरों में प्रमुख जलधाराएं हैं, कुछ ठंडी जलधाराएं हैं, कुछ गर्म जलधाराएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया कि विषुवत वृत्त, ये हो गया विषुवत रेखा। यहाँ पे विषुवती प्रतिधाराएं इस तरीके से चलती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डॉट डॉट लाइन है उसे हम कहेंगे शीत जलधारा, और जिसमें डॉट नहीं है, बिल्कुल रेखा है, उसे हम कहेंगे गर्म जलधारा। तो यहाँ पे देखिए क्यूरोसियो जो जलधारा है वह एक गर्म जलधारा है, और ओयसियो जो जलधारा है वह एक ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दक्षिण विषुवती धारा, ऑस्ट्रेलिया धारा, फिर यहाँ पे देखिए पश्चिमी पवन प्रवाह, इस तरीके से अगुलहास जो है यह एक गर्म जलधारा है। यहाँ पे देखिए बेंगुला की जो जलधारा है वह एक शीत जलधारा है। ब्राजील जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, और ब्राजील जलधारा जो है वह एक गर्म जलधारा है, जबकि फाकलैंड जो है वह एक शीत जलधारा है, यानी ठंडी जलधारा है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा, और कनारी की जलधारा जो है वह एक ठंडी जलधारा है। यहाँ पे देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इस तरीके से है। और यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा है जो वह एक शीतल जलधारा है। यहाँ पे पश्चिमी पौने हैं, यहाँ पे हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट की जलधारा एक शीत जलधारा है। तो इस तरीके से कुछ ठंडी व गर्म जलधाराएं हमने देखी। उसके बाद जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम उनको याद भी करेंगे, और डायग्राम के माध्यम से अगर 2-3 बार कोशिश करेंगे तो हमें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी किस महासागर की है। तो इस तरीके से हम एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं या फिर किसी नोट में दर्शा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे हम। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे की गति किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार से। दूसरा है कि बृहद ज्वार आने का कारण क्या है। पहला हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण, तभी बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। और दूसरा देखते हैं कि तीसरा प्रश्न कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसौर। उपसौर। लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी में।
जनवरी में। तो इस तरीके से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तो थैंक यू सो मच।